अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? आज आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस के। मैंने ये टॉपिक्स कुछ नोट किए हुए हैं जो कि शायद आपको शो हो रहे हों अभी। तो इन टॉपिक्स से ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमने मिड के बाद किए थे, जो हमें करवाए गए हैं मिड के बाद। तो अलग अलग से जाके इन टॉपिक्स को करना एक एक वीडियो के अंदर, मतलब ये सभी कमांड्स को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर सभी जो कमांड्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लिया जाए। और मैं प्रैक्टिकली आज इम्प्लीमेंट भी करूँगा चीज़ों को, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि सभी की वर्किंग किस तरह से होती है और क्या क्या किसका क्या क्या यूज़ है। ठीक है। तो अभी आपको मैंने जो टॉपिक शो करवा दिए, इन सब की मैं डिटेल भी दे दूँगा कि किस किस जगह पे कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। तो सब कुछ मैं आपको बता दूँगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे पास SSMS, यानी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब से आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर टाइम हुआ तो मे बी, लेकिन इट्स नॉट कन्फर्म मैं वीडियो बनाऊँ इस पर या ना बनाऊँ, तो ये कंफर्म नहीं है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये इंटरफेस शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास एक न्यू क्वेरी का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो डेटाबेस क्रिएट करने से लेके उसके उसके अंदर जितने भी और चीज़ें हैं वो सभी को करते हुए हर एक एक चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, हमने जो जो किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसके अंदर अगर हम डेटाबेस वाले फ़ोल्डर में देखूँ मैं, तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटाबेसेस क्रिएटेड हैं। तो ये मेरी डेटाबेसेस हैं जो कि मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। हम अपनी एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर टेबल्स डिफ़ाइन करेंगे और उनमें वो सब चीज़ें अप्लाई करेंगे, वो सब क्वेरीज, वो सब कमांड्स अप्लाई करेंगे जो कि मैंने आपको शो करवाई है स्टार्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी क्वेरी है जिसका नेम है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और उसके बाद हमने उसका नेम देना होता है डेटाबेस का। तो मैं नेम दे लेता हूँ UODB, कुछ भी नेम दे लें, या पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अगर इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो मुझे आई होप शो हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है, ये UODB के नेम से मुझे एक डेटाबेस शो हो गई है। तो इस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काम होता है, हमने जो काम किया है वो हमने सिर्फ टेबल्स पे ही काम किया है, हमने व्यूज़ या डायग्राम या कुछ भी नहीं किया, आई थिंक सो। तो इसीलिए मैं टेबल्स को ही डिस्कस करूँगा, बाकी टॉपिक्स पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड ही रहूँगा मैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कोई टेबल है नहीं, तो हम टेबल भी क्रिएट करेंगे और ये सब कुछ इसी डेटाबेस के अंदर ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कुछ टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर हमने डिफरेंट जो हमारी कमांड है वो अप्लाई करनी है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये डेटाबेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस डेटाबेस के अंदर मैंने टेबल क्रिएट करने हैं। तो मेरे जो डेटाबेस है वो यहाँ पे UODB है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो अब इसके बाद मैं जो टेबल क्रिएट करने वाली क्वेरीज़ हैं वो रन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बना लेता हूँ टेबल। टेबल क्रिएट करने की है क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नेम देते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट इन्फो, कुछ भी रख लें, स्टूडेंट इन्फो या फिर कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करने होते हैं कि हमारे जो टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक स्टूडेंट की आईडी, इसकी मैं टाइप इंटीजर दे देता हूँ और इसको मैं आइडेंटिटी डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये हमारी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है कि उससे इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें कोई वैल्यू खुद से पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली हम एक इनिशियल पॉइंट देंगे और जो हम एक पॉइंट ऐसा देंगे जिस पे इंक्रीमेंट होता रहे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे एक न्यू रिकॉर्ड इंटर होगा तो उसकी एंट्री मार्क होती रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इंक्रीमेंट चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो और उसमें इंक्रीमेंट 1 का होना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये टोटली मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या रखता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी। सेकंड पैरामीटर जो इसके अंदर मैं पास करूँगा वो इंक्रीमेंट है। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 का इंक्रीमेंट चाहता हूँ, तो मैंने वो 2 पास कर दिया। अभी क्या क्या होगा कि 1 से स्टार्ट होगी इसकी आईडी, तो 2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। 1 के करें, जो भी करना है आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट में कॉमा लगा के नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नेम देता हूँ नेम, या फिर फुल नेम क्या लें,
नेम ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप वो रख लेते हैं varchar, और इसको मैं नेम दे varchar की लिमिट जो है मैं 50 कर लेता हूँ, तो आई थिंक ये इनफ है। उसके बाद रोल नंबर उसकी जो टाइप इंटीजर रहेगी, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर्स में ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा जेंडर, तो इसकी टाइप जो है वो भी varchar ही रहेगी। तो इसमें हम जो लिमिट डिफ़ाइन कर रहे हैं वो 20 या फिर इससे कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये काफ़ी है एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसके अलावा इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो जैसे इसको मैंने रन किया, तो अब अगर मैं अपने जो डेटाबेस के टेबल्स हैं यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो मेरी जो यू और डी बी मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे मुझे एक टेबल शो हो गया है, ये जो डी बी ओ डॉट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्रिएट टेबल की कमांड की मदद से हम किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं टेबल के अंदर, तो वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो हमारे पास सेलेक्ट है। सेलेक्ट कमांड है एक सबसे बेसिक, जिसकी मदद से हम बहुत से टास्क परफॉर्म करते हैं। उनके हर चीज़ के अंदर सेलेक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उनके हमने डेटाबेसेस देखनी है जितनी एग्जिस्ट करती हैं, हमने टेबल देखने हैं जितने टेबल हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं टेबल डेटाबेस के अंदर। इसके अलावा एक टेबल के अंदर किसी डेटा को व्यू करने के लिए या फिर जो भी आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, कुछ भी करना है, उसमें सेलेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो मोस्टली जो यूज़ होती है वो सेलेक्ट कमांड यूज़ होती है, जिसका आलमोस्ट सभी को ही पता होता है। तो अगर मैंने इस टेबल को मैं देखना चाहता हूँ, व्यू करना चाहता हूँ, इनिशियली इसमें कुछ इंटर हमने नहीं किया, लेकिन हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया या उसके अंदर जो जो एट्रीब्यूट्स हैं तो हम वो देख सकते हैं। जैसे मैं इधर लिखूँ सेलेक्ट, अगर आप सभी एट्रीब्यूट्स या सभी टेबल देखना चाहते हैं तो आप स्टैटिक लगा दें। अगर आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का डेटा देखना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखेंगे, तो आप सिर्फ उन्हीं को देख सकेंगे। लेकिन मैं स्टैटिक लगा रहा हूँ, मैं पूरा टेबल ही देखना चाहता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट स्टूडेंट इन्फो, तो मुझे सिर्फ अभी ये कमांड रन करनी है जिसको मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा, तो मुझे इसने ये टेबल के एट्रीब्यूट शो करवा दिए हैं। लेकिन इनिशियली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसे ही शो करवा रहा है। तो ये हो गया हमारा टेबल का। लेकिन अभी मुझे कुछ टेबल और चाहिए ताकि जो बाकी चीज़ें आने वाली उनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे 2 टेबल और की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल्स और टेबल्स को क्रिएट करने की क्वेरीज लिख ली, जिनको मैं रन कर लेता हूँ इन दोनों को। तो ये हो गया। इसके बाद रिफ़्रेश करके देखते हैं, इसमें हमारे पास 3 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। ये टोटली अभी सभी ब्लैंक्स हैं। अब हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए और देख भी लिया कि किस तरह से हम किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल सभी चीज़ों को बेसिक रख रहा हूँ, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं या फिर जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस कर सके, तो इन एग्ज़ाम के लास्ट डेज़ में उनको कम से कम थोड़ा आइडिया हो जाए चीज़ों का, ठीक है। तो अब इसलिए मैं सभी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक लेवल पे ही लेके चलूँगा। अब हम देखते हैं कि हम डेटा इंसर्ट किस तरह से करते हैं किसी टेबल के अंदर। अभी हमारे पास 3 टेबल्स हैं, तो तीनों के अंदर हम इंसर्शन करेंगे। एक टेबल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकियों में थोड़ा सा मैं फास्टली ही करूँगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट इन्फो वाला टेबल है, उसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, उसको कहते हैं इंसर्ट इनटू। उसके बाद टेबल का नेम लिखा जाता है dbo डॉट, हमारे पास कौन सा है, डिपार्टमेंट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब हमने किस किस हमारे पास जो एट्रीब्यूट है उसमें इंसर्ट करना है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या फिर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं है, आप सभी के अंदर वैल्यूज़ इंटर करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी ना लिखें। अगर आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उन एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी सभी में ही इंसर्ट करूँगा, मैंने कुछ स्पेसिफिक में इंसर्ट नहीं करना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं वैल्यूज़ डिफ़ाइन करूँगा। तो वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उन वैल्यूज़ की टाइप क्या है। फर्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है आईडी है, लेकिन आईडी वो आइडेंटिटी है, तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो खुद ब खुद ही इंक्रीमेंट होती जाएंगी, वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें हमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो वैल्यूज़ इंटर करेंगे वो हम यहाँ से इंटर करेंगे नेम। तो नेम की टाइप varchar है, यानी कि बेसिकली हमने स्ट्रिंग पास करनी है इसके अंदर। तो उसके लिए हम ये सिंगल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे। तो मैं फ़र्स्ट नेम अपना ही लिखता हूँ,
मुदस्सिर अमीन, ठीक है, या फिर मुदस्सिर लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर की टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हमें कोई कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। नेक्स्ट आएगा हमारे पास जेंडर, तो यहाँ पे भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो ये सिंगल कोटेशन के अंदर आएगा। ठीक हो गया। तो हमने ये एक जो लाइन थी अभी, एक रो थी, वो इंसर्ट कर दी है। इसको अगर मैं रन करूँ तो 1 रो अफेक्टेड, तो इसका मतलब एक रो इंटर हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से, ये जो सिलेक्ट कमांड हमने लिखी थी, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा जो टेबल है वो मुझे वो शो करवा रहा है। तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, हमारा जो आईडी वाला कॉलम है इसके अंदर वैल्यूज़ खुद ब खुद आई है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया था। तो अब ये 1 है, इसकी में इंक्रीमेंट 2 का होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें आईडी की वैल्यू 2 होगी। तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि हमारे कॉलम में इंक्रीमेंट हो रही है उस बेस पे, जिस बेस पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इसमें नेम आ गया, रोल नंबर, जेंडर जो हमने डिफ़ाइन किया था। अब इस तरह से मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं। इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, उधर कॉमा लगा के कंट्रोल वी, आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या, तो अगर अब मैं इसको रन करूँ तो अब देखेंगे आप, हमारे पास जो इंट्रीज थी 12 रोज अफेक्टेड है, तो इसका मतलब है हमारे पास 12 इंट्रीज और होगी हमारे टेबल के अंदर। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे टेबल्स के अंदर ये सभी डेटा आ चुका है, और ये आइडेंटिटी वाला टेबल आप देख सकते हैं, इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी वैल्यू 1 है और सेकंड वैल्यू 3 है, उसमें 5 है, यानी हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग इसकी जो आइडेंटिटी आईडी वाला टेबल है वो चलता आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो जो एंट्रीज़ की थी वो एंट्रीज़ भी यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरह से बाकी जो टेबल्स उसके अंदर भी मैं एंट्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने ये डेटा जो इंटर कर दिया था, तो इसमें हमारे पास 10 रोज फैक्टेड आ शो हो रही हैं। तो अब इन दोनों को हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट इसको किया था, तो मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीबीओ डॉट, पहले हमने डिपार्टमेंट को कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट को मैं करके देख लेता हूँ हमारे पास क्या चीज़ शो होती है। तो यहाँ पे हमने जो इंटर किए थे उसकी आईडी और उसके साथ जो नेम इंटर किए थे वो शो हो रहे हैं। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीबीओ डॉट सब्जेक्ट्स को, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर डेटा जो प्रॉपरली इंटर हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जो 3 टेबल है वो क्रिएट हो चुके हैं। मेरे सबकी क्वेरीज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो इसके कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं हमने जो करनी है डिस्कस, उनमें है हमारे पास अपडेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है अपडेट। नेक्स्ट हम अपडेट के लिए कुछ क्वेरीज रन करते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल पहले मैं इन तीनों को डिस्प्ले करवा लूँ, ये तीनों जो डिपार्टमेंट है सिर्फ मैं इन्हीं को कॉपी करके डिस्प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीनों टेबल शो हो रहे हैं। ये पहला टेबल है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड टेबल, ये थर्ड टेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट टेबल है या फिर कोई भी टेबल है तो उसमें कुछ ना कुछ जो चीज़ है मैं अपडेट करना चाहता हूँ। आई मीन को मुझसे गलत इंटर हो गया है, तो कुछ भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम, मेरा जो नेम है फर्स्ट टेबल में वो सिर्फ मुदस्सिर लिखा हो, तो उसको मैं मुदस्सिर अमीन करना चाहता हूँ, या फिर मैंने अपना रोल नंबर चेंज करना है या कुछ भी, तो उसके लिए मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ मेरे किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को। तो अपडेट हम किस तरह से कर सकते हैं? अपडेट करने के लिए उसकी एक सिंपल सी एक क्वेरी है जिसको लिखते हैं अपडेट। उसके बाद हमने टेबल का नेम लिखना होता है। टेबल का नेम क्या है? डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है? सेट। हमने क्या चीज़ सेट करनी है? मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेम के जो एट्रीब्यूट उसको सेट करना है। किसके को रखना चाहता हूँ? मैं रखना चाहता हूँ मुदस्सिर अमीन के, मुदस्सिर अमीन के। ठीक है, पहले जो भी था अब उसके ऊपर ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, मुदस्सिर अमीन। उसके बाद मैं लगाऊंगा
वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन सेट करते हैं कि जो मुदस्सिर अमीन है वो जो नेम वाला एट्रीब्यूट है वो कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट उसके ऊपर करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं वैसे वेयर क्लॉज नहीं लगाता तो क्या होगा कि ये जो सेट नेम मुदस्सिर है वो सभी के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट है, जैसे एक स्पेसिफिक रो है उसके अंदर जो नेम वाला एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू मुदस्सिर अमीन होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ जहाँ वेयर हमारी जो आईडी है, जहाँ पे आईडी इक्वल होगी किसके, 1 के इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी है कि हमारा जो नेम वाला एट्रीब्यूट है उसको मुदस्सिर कर दें जहाँ पे हमारी जो आईडी मैच कर रही है 1 से। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो ये एरर दे रहा है किसी वजह से। ओह सॉरी, मैंने जो नेम लिख दिया है और टेबल का नेम मैंने गलत लिख दिया, वो हमारा था DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो का नेम था, उसमें नेम का एट्रीब्यूट है, मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया, इस वजह से इशू दे रहा था। इसको दोबारा से रन कर लेते हैं तो 1 और इफेक्टेड। तो पहले हमारा जो नेम क्या था हमारे पास, हमने देखा कि उसके अंदर हमारा मुदस्सिर था सिर्फ, तो अब देखेंगे मुदस्सिर अमीन हो गया। तो ये किस तरह से मैंने एक जो एट्रीब्यूट है उसको मैंने अपडेट कर दिया है। तो अब इसी के अंदर कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर होंगी, जैसे मैंने अभी एक एट्रीब्यूट को डिस्प्ले किया है, आई मीन अपडेट किया है, जिसके अलावा मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी अपडेट कर सकता हूँ, उनके जो जो चीज़ें मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे अगर इसी क्वेरी को मैं दोबारा से लिखूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इधर पेस्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रोल नंबर को चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रोल नंबर सेट रोल नंबर इज़ इक्वल टू, रोल नंबर किसके को रखना चाहता हूँ, 50441 के को रखना चाहता हूँ। तो मैं 41 किसके को रखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ आईडीज़ हैं, यहाँ पे मैं आईडीज़ एक आईडी को किया है। इस तरह से इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले करवा लूँ टेबल को। मेरे पास टेबल है, तो मैंने अभी एक जो एट्रीब्यूट था उसको अपडेट किया है किसी एक आईडी की बेस पे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, आप एंड लगा सकते हैं और लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे आईडी इज़ इक्वल टू 1 और 1 हो, या फिर हो किसके, किसी भी आईडी आप रख लें। आईडी इज़ इक्वल टू मैं क्या कहता हूँ, कुछ भी रख लेता हूँ, 13, ठीक है, 15 कर लेते हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसका नेम भी मुदस्सिर हो जाए, या फिर कुछ भी नेम रख लें। मैं ABCD रख लेता हूँ, ABCD। मैंने एक नेम और चेंज कर दिया, या फिर हम नेम को नहीं छेड़ते, यहाँ पे रोल नंबर को ख़त्म कर देते हैं, मतलब ये मैं रोल नंबर को चेंज कर लेते हैं। तो मैं रोल नंबर कर लेता हूँ 444, और यहाँ पे मैं रोल नंबर ही दे देता हूँ ये चीज़। तो मैं अब रोल नंबर को सेट कर रहा हूँ दोबारा से। मैं कहता हूँ कि रोल नंबर कहाँ पे 44 होना चाहिए, जहाँ पे आईडी जो है वो 11 के इक्वल हो या फिर 15 के इक्वल हो। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ, तो ये अपडेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट अब जिसको हम रन करूँगा मैं, तो अब यहाँ पे आप देखें तो आईडी में 11 थी, 11 पे इसका रोल नंबर 44 हो चुका है, और 15 पे भी इसका रोल नंबर 44 हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्लोर किया कि हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, और के अलावा यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेस दैन, ग्रेटर दैन, जो भी चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे हमें बार बार आईडी लिखना पड़ रहा है और वो सभी एट्रीब्यूट डिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ईजी चीज़ हो जाती है, वो उसकी इन कमांड की मदद से। तो हम यहाँ पे इन कमांड को भी देखेंगे कि उसकी मदद से हम किस तरह से डेटा को फेच कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर से। अब अगर मैं कोई स्पेसिफिक डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ किसी एट्रीब्यूट का या फिर किसी टेबल का, तो उसमें मैं इन कमांड की मदद से कैसे कर सकता हूँ, और वो इन कमांड को हम किधर किधर यूज़ कर सकते, हर चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उनके अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत कॉमन यूज़ होता है इसका। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिखता हूँ स्टैटिक फ्रॉम DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, मैं ये सभी को डिस्प्ले करवाऊँगा। अब मैं लिखता हूँ इधर वेयर क्लॉज लगा के इधर मैं इन लिख लेता हूँ, वेयर आईडी इन जो कमांड है, इन कमांड के अंदर हम जो कुछ डिफ़ाइन करेंगे उस सभी का डेटा हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं कह देता हूँ इसमें मैं कुछ ना कुछ जो स्पेसिफिक है, बजाय इसके कि हम बार बार आईडी इज़ इक्वल टू ये लिखें फिर और लगाएं फिर वो लिखें,
तो हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे कि आईडी, उसके बाद इन कमांड, उसके बाद इनके अंदर हम जो जो हमारी जो आईडी वो पास कर देंगे, सिर्फ उन्हीं आईडी का डेटा हमें वो शो करवा देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं 1 3 5 उसके बाद 17 15, ठीक है, इनका सिर्फ मैं डेटा चाहता हूँ। ये मैंने कुछ जो है वो डिफ़ाइन कर दिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इसको मैं रन करूँ तो ये मुझे देखें ये स्पेसिफिक डेटा शो करवा रहा है, सिर्फ मुझे वो डेटा शो हुआ है जिनकी आईडी मैच कर रही थी हमारे जो इन कमांड के अंदर हमने जो पास किया हुआ है 1 3 5 15 एंड 17, ठीक है। तो हमें वो डेटा शो हो गया। अब इसी चीज़ को आप अपडेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ कुछ ही डेटा अपडेट करना चाहता हूँ, इसको अगर मैं रन करके टेबल को देखूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ रोल नंबर्स है मेरे पास मैं अपडेट करना चाहता हूँ आईडी की बेस पे। तो यहाँ पे मैं इन कमांड का यूज़ कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो यहाँ पे मैं इन कमांड को भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से नीचे पेस्ट कर लेते ताकि हमारी जो क्वेरी है वो सेव रहे। इसी के अंदर मैं यहाँ पे आईडी को इस तरह से लिख रहा हूँ आईडी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इन लिख लेता हूँ इन, उसके बाद मैं यहाँ पे वो आईडी दे दूँगा। जैसे यहाँ पे आईडी क्या थी 11 थी और 15 थी आई थिंक सो। तो मैंने ये कर दिया। अगर इसको मैं दोबारा से रन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास वो जो इफेक्ट नज़र आएगा। हाँ, ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि असल में आईडी हमने चेंज नहीं किया कुछ। मैं इसको 5 कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब हमें पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसी तरह से इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो अब देखिए हमारी जो 11 थी और 15 थी उनकी जो रोल नंबर है वो चेंज हो चुका है। पहले 4 था, अब 5 हो चुका है सभी का। तो इस तरह से आप इन कमांड को यूज़ कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। उसके अंदर क्या है कि सिंपली हमने वो एट्रीब्यूट पास करना है जिसकी बेस पे हम किसी चीज़ को चेंज करने जा रहे हैं या फिर उसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। लाजमी नहीं कि आप आईडी पे अप्लाई करें। मैं आईडी पे इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि आईडी यहाँ पे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। और आईडी हमारी प्राइमरी की भी हो सकती है, जिसको हम प्राइमरी की भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ सिंपल उसमें प्राइमरी की लिखना होता है और कुछ भी नहीं है। तो उन चीज़ों पे मैं भी नहीं जाऊँगा। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है चीज़ों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके माइंड में ना जाए फ़िलहाल, क्योंकि अभी अगर आप उस चीज़ों में चले जाएंगे तो आपको फिर नहीं समझ आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल सिंपल रहें, अब इसको एक्सप्लोर करें अच्छे से। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इन्हीं को अगर हम लेके चलें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आगे बन जाती हैं। तो इनको आप कीजिएगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड कह लें तो वो डिलीट की है। उसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से डिलीट को यूज़ करते हुए हमारे जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जो जो रोज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। सॉरी, मैंने एट्रीब्यूट का नेम लिया। हम रोज़ को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये 3 टेबल मैंने शो करवा रखे हैं, जिसके अंदर किसी न किसी चीज़ को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे जो ओरिजिनल टेबल है इनको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो इसके लिए मैं एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर लूँगा। तो आप इसको वर्चुअल टेबल भी कह सकते हैं या फिर एक रियल टेबल भी कह सकते हैं। आई एम नॉट श्योर 100%। तो इसको देख लेते हैं। ये होता है ऐसे है कि जैसे मैं अगर किसी टेबल का एक एज इट इज़ कॉपी बनाना चाहता हूँ या फिर सारे का सारा डेटा उसके अंदर मैं लेके आना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक इनटू, मैं टेम्प रख लेता हूँ, कुछ ना कुछ नेम रख लें, फ्रॉम dbo डॉट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेरी लिखी है। इसका मतलब क्या है कि मैंने सेलेक्ट किया सारा डेटा और किसके अंदर रख दिया, एक न्यू टेबल, उसको मैंने टेम्प नेम दिया, ठीक है। और कहाँ से उठाया डेटा, dbo डॉट स्टूडेंट इन्फो से। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे ठीक है 13 रोज अफेक्टेड है। लेकिन मे भी हमें ये शो नहीं करवाएगा। यहाँ पे हमारा जो टेबल है टेम्प हाँ ठीक है, ये एक रियल टेबल ही क्रिएट होता है। मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये था कि ये एक वैसे वर्चुअल टेबल क्रिएट होता है, लेकिन ये एक रियल टेबल ही है। तो इसमें क्या होगा कि एक हमारे पास न्यू टेबल क्रिएट हुआ है, लेकिन ये टेबल एज इट इज़ कॉपी है इस स्टूडेंट इन्फो की। मतलब जो जो डेटा इसके अंदर था, जो एट्रीब्यूट थे, उनके जो भी डेटा भी था, वो सारा का सारा किसके अंदर आ गया, एक न्यू टेबल क्रिएट हुआ, उसका नेम टेम्प है जो कि हमने रखा है अभी, और उसके अंदर वो डेटा भी आ गया। अगर मैं अब इसको देखूँ तो इसके अंदर आपको वो सब डेटा मिल जाएगा जो कि हमारा स्टूडेंट इन्फो के अंदर था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प dbo डॉट टेम्प, ठीक है।
और इसको मैं रन करूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर वो सारा डेटा है जो कि हमारे पास था स्टूडेंट इन्फो के अंदर। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हम इसके ऊपर डिलीट के कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने लगे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम डिलीट की प्रैक्टिस के लिए करें और हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो डिलीट हम कर बैठें या फिर उसको ख़राब कर लें। ठीक है, इसलिए मैंने एक अलग से टेबल क्रिएट कर लिया ताकि इसके अंदर जब भी हम कुछ करेंगे तो हमें को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा ओरिजिनल टेबल सेव रहेगा। तो इसमें से मैं कुछ ना कुछ डिलीट करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। मैं जो 13 आईडी जिसकी है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आई मीन मैं आईडी के थ्रू इसको डिलीट करना चाहता हूँ। इसका नेम हामिद है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट। उसके बाद मैं टेबल का नेम लिखूँगा dbo.temp temp where id इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ लिखी है तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस टेबल में से किस चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने कंस्ट्रेंट लगा दी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ उस डेटा को डिलीट करना है जिसकी आईडी 13 है, तो ये पूरी की पूरी रो को डिलीट करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे एक रो अफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 13 वाले आईडी वाला जो एट्रीब्यूट वो डिलीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये वाली जो ये चीज़ है आप क्वेरी लगा रहे हैं, ये वाली कंस्ट्रेंट अगर अप्लाई करें अब वैसे ही इसको रन कर दें, तब क्या होगा? तब ये हो गया कि हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, हमने ये नहीं बताया कि किस चीज़ को डिलीट करना, हमने वैसे ही डिलीट और dbo.temp लिख दिया। इसका मतलब हमने पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, तो उसमें अगर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो फिर स्पेसिफिक वही रो हमारी डिलीट होगी, अदरवाइज सारे के सारे टेबल में जितनी भी एट्रीब्यूट्स थे, आई मीन जितनी वैल्यूज़ थी वो डिलीट हो जाएंगी, एट्रीब्यूट्स वैसे ही रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। अब देखिए हमारे टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो एम्प्टी हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, select static into temp2 from dbo.student.info। ठीक है, तो एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल एक और आ गया, इसको मैं temp2 कह देता हूँ। तो इसको मैं अगर देखूँ तो ये मेरे पास टेबल फिर अगेन आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वही सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं डिलीट के ऊपर भी जो हम पहले अप्लाई करते आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इन कमांड थी, वेयर थी, इसके अंदर और भी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक आईडी को किया है तो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ आईडी 13 हो एंड, इसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगा के, बल्कि एंड तो यहाँ पे अप्लाई, हाँ ठीक है, एंड नेम इज़ इक्वल टू हामिद हो। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं ये लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू आएगा, ये मैंने लिख दिया। तो इस तरह से मैंने एंड ऑपरेशन अप्लाई किया है, बेसिकली चीज़ वही है, वही एक चीज़ डिलीट हो गई। अब इसमें और लगा सकते हैं, अगर मैं और ऑपरेशन लगाता हूँ तो और नेम इज़ इक्वल टू मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये मैं लिख देता हूँ कि इनमें से अगर कोई भी होता है तो वो आप डिलीट कर दें। तो अब क्या होगा, अब एक रो इफेक्टेड हुई है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या डिलीट हुआ, आईडी 13 डिलीट हो गई। तो 13 ऑलरेडी डिलीट थी, उसके बाद हमारे पास क्योंकि 13 डिलीट हो चुकी थी, उसके बाद सेकंड था हमारे पास नेम मुशर्रफ, तो वो वाला एट्रीब्यूट भी हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सभी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं डिलीट वाले जो कमांड है उसमें भी। इसमें आप इन को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आईडी, इसमें मैं इन लिख लेता हूँ, इन वाला जो कीवर्ड है उसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं जो आईडीज़ पास करूँगा, जैसे मैं 3 पास करता हूँ, 5 पास कर देता हूँ, उसके बाद 17 पास कर देता हूँ, जो भी मेरी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखें वो चीज़ वर्क कर रही है एक्यूरेट। तो क्या वो जो एट्रीब्यूट्स थे जो हमने इसके अंदर पास किए थे वो सभी डिलीट हो चुके हैं। आप इसके अंदर सब क्वेरीज भी रन कर सकते हैं, सब क्वेरीज तो आप कहीं पे भी रन कर सकते हैं। चलें, जिस साथ साथ ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि हम सब क्वेरीज किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सब क्वेरीज क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मुझे यहाँ पे रोल नंबर्स चाहिए, मुझे एक रोल नंबर की लिस्ट चाहिए या फिर मुझे आईडी की एक लिस्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 7 से लेके 21 तक, ये तो एक थोड़ी सी अमाउंट डेटा की जस्ट फॉर मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसमें से हमने कुछ डेटा कलेक्ट करना है, उसमें से कुछ डेटा, ठीक है। और वो कुछ डेटा हम वैसे मैनुअली सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो डेटा क्या हो सकता है।
तो उसके लिए हम एक क्वेरी रन कर देते हैं कि ये क्वेरी क्या करेगी, ये डेटा उसमें से वो फेच करेगी या फिर वो डेटा लेके आएगी। ठीक है, अब वो डेटा की बेस पे हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इनके अंदर मैंने लिखा है 3, 5 और 17 लिखी है, मैंने मैनुअली लिख दी है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वेरी रन कर दूँ और वो क्वेरी क्या करे, वो क्वेरी टेबल में से डेटा लेके आए और वो जो एक लिस्ट होगी उसकी बेस पे हमारा जो इन वाला ऑपरेशन है वो अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो अब डिलीट का ऑपरेशन हो, अपडेट का हो या सेलेक्ट का कुछ भी हो। तो हम चाहते हैं कि उसमें इनके अंदर हम बजाय इसके मैनुअली डेटा इंटर करें, इसमें एक क्वेरी रन हो जाए और क्वेरी की बेस पे हमारे पास डेटा आ जाए। सब क्वेरीज आप डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, मैं तो एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अभी मैं एक टेबल इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 ग्रेटर दैन 5 मतलब 5 एंड 15 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आकर वैल्यूज़ हैं वो मुझे चाहिए। तो मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी सी शायद कंफ्यूज करे आपको मे बी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा टेबल है नहीं है, मेरे पास टेबल बहुत छोटा है, उसके अंदर डेटा भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेटा है, तो इसलिए मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जिस तरह से मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट ले लें कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पता चल सके, क्योंकि चीज़ें वही हैं, यही यूज़ होती हैं बड़े टेबल्स के ऊपर, या फिर एक आप कंप्लीट रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उधर भी यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अब सेलेक्ट मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट स्टैटिक नहीं सॉरी सेलेक्ट मुझे चाहिए आईडी, मुझे सिर्फ आईडी वाला एट्रीब्यूट चाहिए। ठीक है, सॉरी होस्ट आईडी नहीं, सिर्फ आईडी। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम dbo डॉट डिपार्टमेंट स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, अब इसमें से मुझे कौन कौन सी आईडी चाहिए, वेयर आईडी बिटवीन, बिटवीन क्या लें, बिटवीन भी कीवर्ड है जिसमें क्या होता है कि उस जिसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आईडी बिटवीन 5 एंड 7 कह लें, या फिर 9 कह लें, मैं 13 तक रखता हूँ। ठीक है, तो बिटवीन भी एक कीवर्ड है, ये क्या करता है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 इंक्लूड होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू ये वाला जो एंडिंग पॉइंट है, तो इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे आईडी ही चाहिए थी, उनकी आईडी चाहिए थी जिनकी जो आईडी है वो 5 से 13 के बीच में है। तो अगर मैं इसको रन करूँ इस कमांड को, तो ये देखें एक हमें जो लिस्ट शो हो रही है, मेरे पास क्या लिस्ट शो हुई है 5, 7, 9, 11, 13। तो ये लिस्ट क्या रन टाइम पे आई है हमारे पास। तो अगर हम इससे जो रन टाइम पे हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है या फिर एक आईडी की लिस्ट आ रही है, यही लिस्ट जो हमें जो इधर इंटर कर रहे हैं हम खुद इंटर ना करें, क्वेरी रन हो और क्वेरी के थ्रू ये लिस्ट इधर आ जाए, तो हमारे लिए कितनी एक आसानी वाली चीज़ है कि हमें खुद चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ेंगी। हम उधर एक क्वेरी बना के छोड़ देंगे, जैसे ही वो रन होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आ जाएगा और डेटा के ऊपर वो जो इन वाली कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी। तो फिर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो चाहे कुछ भी है तो उसकी बेस पे हो जाएगा। तो उधर हम सब क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं हम इनके अंदर यूज़ करें, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप सब क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मकसद था बताने का आपको कि सब क्वेरीज किस तरह यूज़ होती हैं। जैसे अब मैंने कुछ वैल्यूज़ को अपडेट करना है, मैं इसको अगर मैं देख लूँ इसको, मेरे पास टेबल है, तो मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ 9 से लेके 25 तक। एग्जांपल के तौर पे इनके जो रोल नंबर्स हैं सभी के रोल नंबर्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं खुद डिफ़ाइन नहीं करूँगा। ये वैल्यूज़ अभी तो बिल्कुल 3 से 4 वैल्यू, ये 5 हैं, ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और काफ़ी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं इनमें से कुछ वैल्यूज़ हमें चाहिए हो, तो वो वैल्यूज़ के लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं सब क्वेरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे अपडेट की कमांड लिखूँगा, अपडेट, ये हमारा अपडेट रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा दोबारा से, अपडेट dbo डॉट टेम्प टू सेट, मैंने क्या सेट करना है, रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल टू किसके सेट करना है, मैं करता हूँ 1 2 3 4 इसके सेट करना चाहता हूँ। अब सेट किस में करना है, वेयर कंडीशन लगा दी मैंने, वेयर आईडी इन। अब वो जरा जो इन वाला ये वाला सेक्शन है इसके अंदर मैं
मैनुअली वैल्यूज़ नहीं दूंगा, अब इसमें मैं एक क्वेरी रन कर दूंगा। ठीक है, अब वो जो लिस्ट पहले मैं वैसे इंटर कर रहा था यहाँ पे, अब मैं वैसे इंटर नहीं करूँगा। अब यहाँ पे क्वेरी की बेस पे हमारे पास एक लिस्ट आएगी और इस लिस्ट के ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, मैंने एक उसको लिस्ट पास करनी है सिलेक्ट आईडी, क्योंकि आईडी है मेरे पास, तो आईडी की बेस पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आईडी सिलेक्ट आईडी फ्रॉम DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो। आप यहाँ पे टेबल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको आईडी कहाँ से किसी और अगर टेबल से चाहिए आईडी, ये जो लिस्ट आईडी की वो किसी और टेबल से भी ले सकते हैं। तो मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। फ्रॉम, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू, या फिर कह लें आईडी ग्रेटर देन, हाँ आईडी बिटवीन, ठीक है, आईडी बिटवीन 9 एंड 25 या 23 कह लेते हैं, ये मैंने कह दिया। अब अगर सिर्फ ये क्वेरी हम रन करें सिर्फ इसी को, तो मेरे पास ये एक लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, 9 से लेके यहाँ तक। अब ये लिस्ट जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये लिस्ट पास होगी हमारी इन कमांड को, और जो इन कमांड है इसकी बेस पे ये जो चीज़ें हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, मतलब इसकी बेस पे कंप्लीट जो अपडेशन वाला काम है वो हो जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करूँ, ये कंप्लीट हमारी जो क्वेरी है, तो ये देखें 5 रोज अफेक्टेड। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आउटपुट आई है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें टेम्प 2 था हमारे पास, टेम्प 2, सॉरी हमने इसको आउटपुट करवाना है तो टेम्प 2 लिखते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प 2। तो ये देखिए मैंने क्या कहा था, 9 से लेके 23 तक, 23 तक क्या हुआ है कि मेरे पास ये सभी की जो वैल्यूज़ 1 2 3 4 होगी रोल नंबर वाली वैल्यू। और आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि ये जो टेबल हम टेम्प 2 का कर रहे हैं और यहाँ पे जो आईडी आ रही है वो इस टेबल से आ रही है, स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल से। मतलब हम किसी और टेबल से भी डेटा कलेक्ट करके हमने बेसिकली एक लिस्ट पास करनी है, और लिस्ट कहीं से भी आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस वो लिस्ट चाहिए इन टेबल के अंदर, और उसकी बेस पे वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी जो आईडी है वो कहाँ से आनी चाहिए, किस टेबल से आनी चाहिए, मैं वो टेबल भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इन्फो, सॉरी ये तो इन्फो पहले भी कर चुके हैं, डॉट सब्जेक्ट कह लें, ठीक है इसको कह लें। इसकी जो आईडी है वो 9 से या फिर कह लें 2 से 3 से होनी चाहिए 7 तक। ठीक है, मैं ये कह देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सिर्फ हमें यहाँ पे देखें एक लिस्ट मिल रही है, तो ये लिस्ट इसको पास करेंगे। तो इसका हम कुछ चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि 2 2 2 3 जे। तो अब आप देखें अब जो वैल्यूज़ अपडेट होंगी वो किसकी बेस पे हो रही है, सिर्फ उसको एक ही आईडी मिली है उसके साथ जो मैच कर रही थी, तो उसकी वैल्यू उसने अपडेट कर दी है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया था 3 से लेके 7 तक, जो यहाँ पे 3 नहीं है 1 है, 1 के बाद डायरेक्टली 7 है, तो उसको एक आईडी मिली है और उसकी उसने वैल्यूज़ चेंज कर दी है। देखें जो हम वैल्यू हम चेंज करना चाहते थे, तो बाकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं हो सकी। ठीक है, आई होप ये जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास आता है जॉइंट्स का, कि हम मल्टीपल टेबल्स को किस तरह से जॉइंट्स कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो किए हैं उसमें जॉइंट्स तकरीबन है, इनर जॉइन किया हमने, आउटर जॉइन फुल आउटर जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड आई थिंक सो क्रॉस जॉइन किया मैंने, तो शायद किया है मुझे याद नहीं है, लेकिन हम ये भी कर लेंगे नो प्रॉब्लम। तो आज इनको डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से कीजिएगा। तो इन जॉइंट्स के करने के लिए मैंने 3 टेबल्स बनाए थे और 3 टेबल्स को उस हिसाब से एडजस्ट किया था ताकि इन चीज़ों के हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जॉइंट्स के लिए जॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एलियस में करवा दूँ, क्योंकि जो एलियस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम जॉइंट्स को कर रहे होते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है जॉइंट्स में, जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाती है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम एलियस को देखें
तो फिर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक क्वेरी रन करता हूँ ताकि उसकी जो एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता चल जाए कि एलियस होता है क्या और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, डेटाबेस है बाइक स्टोर, इसके टेबल्स। तो यहाँ पे मैं क्वेरी रन कर लेता हूँ न्यू क्वेरी, ठीक है। तो इसके मैं टेबल में से प्रोडक्शन सेलेक्ट टैरिफ फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स, ठीक है। ये मैंने एक नेम का जो टेबल की क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेबल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा भी है। तो इसमें मेरे पास जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के दो कॉलम्स हैं, तो इनको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ एक साथ एक कॉलम के अंदर। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? अगर मैं एक साथ एक कॉलम के अंदर दोनों फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, उसके बाद आएगा फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैं कंस्ट्रेंट वगैरह कोई भी अप्लाई नहीं करूँगा, मैंने वैसे ही लिख दिया। इसको मैं रन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो पास जो फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है वो दोनों मुझे इकट्ठे शो हो रहे हैं। पहले एक था लेकिन अभी मुझे दोनों इकट्ठे शो हो रहे हैं। अगर इसको मैं एक साथ रन करूँ तो हमें ज़्यादा थोड़ा सा पता चल जाएगा चीज़ों का। ये देखें, ये फर्स्ट नेम था रोबे एंड स्केज, ये कुछ इस तरह का इसका लास्ट नेम था। तो इधर देखें इसने यहाँ पे आपको दोनों इकट्ठे शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि यहाँ पे मुझे नो कॉलम नेम नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि अगर हमने दो एट्रीब्यूट्स को मिलाया है तो एक न्यू कॉलम के अंदर मुझे वो शो करवा रहा है लेकिन उसका कोई नेम मुझे शो नहीं हो रहा। तो इस यहाँ पे हम एलियस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ एस, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई अच्छा सा नेम आ जाए, या फिर फुल नेम में लिख दूँ इस एट्रीब्यूट का नेम जो मुझे इस तरह से डिस्प्ले करवा रहा है, तो वहाँ पे मैं एलियस को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली कॉलम एलियस है। हम टेबल एलियस भी यूज़ करते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं ये किस किस जगह पे और कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इसको मैं एज अगर लिख दूँ फुल नेम, ये मैंने लिख दिया। एज ऑप्शनल कीवर्ड है, आप एज लगाएं या फिर ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, वही काम होगा। अगर अब मैं इसको रन करूं तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो न्यू कॉलम है उसका एक नेम है। नेम क्या है? फुल नेम लिखा हुआ है। तो उसके अंदर जो भी हमारा डेटा है जो डिस्प्ले हो रहा है वो एक एज अ फुल नेम ही डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल थे। इसके अलावा इसकी और भी चीज़ें जिस आपको बताने के लिए ये था कि जहाँ पे नेम नहीं है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे वाले जो क्वेरी थी जिसको हम देख रहे थे पहले, UODB, ठीक है, हमारा ये वाला है। इसमें मेरे जो टेबल हैं उनको मैं अगर डिस्प्ले करवा लूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास जो मेरा टेबल है स्टूडेंट इन्फो वाला, जो ये वाला टेबल है, इसमें से आप इसकी जो एट्रीब्यूट्स की नेम है वो एक जैसे डिस्प्ले करने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सेलेक्ट एलियस की मदद से सेलेक्ट नेम, या फिर मैं कह देता हूँ आईडी, सेलेक्ट आईडी एज, इसको मैं कह देता हूँ स्टूडेंट आईडी। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट में लिखता हूँ नेम एज स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट में लिख लेता हूँ रोल नंबर एज स्टूडेंट रोल नंबर एंड जो बस ठीक है मैं यहाँ तक लिखता हूँ फ्रॉम DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब आप देखें पहले इसका नेम आईडी था, फिर इसका नेम है, इसके रियल नेम्स हैं जो एट्रीब्यूट्स के, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा डिस्प्ले हो उसके ऊपर ये वाला नेम शो होना चाहिए। तो ये बेसिकली एलियस है, इससे आप कह लें एट्रीब्यूट का एलियस, जो कि कुछ वक्त के लिए हमें शो होगा लेकिन परमानेंटली चेंज नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो हमें जो टेबल अब शो हो रहा है उसके अंदर स्टूडेंट आईडी जो कि एट्रीब्यूट आईडी है, लेकिन हमें जो इधर शो हो रहा है वो क्या है? एज अ स्टूडेंट आईडी हमें डिस्प्ले करवाया जा रहा है। उसके बाद ये जो नेम था इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टूडेंट नेम के तौर पे शो करवाओ हमें, तो उसने कर दिया। अगर हम इसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं, जैसे मैं अंडरस्कोर यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप स्पेस यूज़ करने के लिए आप जस्ट सिंपल ये लगा देंगे कॉलन, इसके अंदर सब कुछ लिख देंगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो स्पेस के अंदर वैसे आ जाएंगी। तो इससे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट नेम है, उस एट्रीब्यूट का जो नेम है वो चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
लेकिन अगर हम इसको देखें वैसे, तो वैसे इसके नेम चेंज नहीं होंगे, वैसे इसके नेम स्टिल सेम ही रहेंगे, स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट स्टूडेंट इन्फो। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके नेम जो ओरिजिनल थे वही रहेंगे। लेकिन एलियास की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके नेम्स को एक रन टाइम पे एक न्यू नेम दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। इसका भी काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन आपकी फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी है कि हम एलियास को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके और भी काफ़ी यूजेज़ हैं। मेन उसके अंदर होता है जब हम कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं, या फिर ज्वाइंस में इसका यूज़ होता है। तो सेकंड जो है हमारे पास टेबल एलियास होता है, तो उसको हम देख लेते हैं वो हम ज्वाइंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो हम बताऊंगा कि जिस तरह से मैं ज्वाइंस के जो टॉपिक को एक्सप्लोर करने लगा हूँ, तो उधर ही उसका मैं यूज़ बताऊंगा कि विदाउट एलियास और एलियास के बाद हम किस तरह से कितनी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो होता है कोड के अंदर। हम अगर ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो वो कैसे करेंगे, Ctrl+C कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ज्वाइन बेसिकली होता क्या है कि हम मल्टीपल टेबल में से क्या करते हैं कि डेटा को एक साथ डिस्प्ले करवाते हैं, तो एक टेबल की फॉर्म में, लेकिन वो डेटा एक टेबल का नहीं होता, वो मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा होता है। मतलब एक एट्रीब्यूट किसी और टेबल का होता है, सेकंड एट्रीब्यूट किसी और टेबल का होता है, और एज अ टेबल हमें जब डिस्प्ले हो रहा होता है तो एज अ टेबल ही डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो टाइप हम करने लगे हैं वो है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन हम इस तरह से कह लें कि इनर ज्वाइन के अंदर ये होता है कि आपका जो डेटा है, आपने एक टेबल से डेटा ले रहे हैं और जो सेकंड डेटा है वो दूसरे टेबल से उठा रहे हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स को एक टेबल से, कुछ एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल से, लेकिन वो डेटा किसी न किसी बेस पे आ रहा होता है हमारे पास। हम कुछ ना कुछ उसमें भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ पे आईडी मैच कर रही होती है वहाँ से हमें डेटा वो मिल रहा होता है। तो अगर हम इनर ज्वाइन की बात करें तो इनर ज्वाइन में हमें सिर्फ वही डेटा मिलता है, हमारे जो लेफ़्ट वाला टेबल है और राइट वाला टेबल कंसिडर कर लें। जो पहला टेबल हम लिखते हैं वो लेफ़्ट को उसको कंसिडर कर लें और दूसरा उसको राइट कंसिडर कर लें, और उनमें से सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स आएंगे जिनकी जो आईडी है या फिर जो जो हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई की हैं वो मैच कर रही होंगी। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको उस तरह से ड्रा करके बता देता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इधर आपको उन चीज़ों की समझ आ जाए। तो मैंने टेबल को कुछ उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। अब आप देखें जैसे ये मुदस्सिर है और इसकी आईडी 1 है, और इसी तरह से इसका अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट में भी इसकी आईडी 1 है और इसका डिपार्टमेंट ऐसी है। और मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे मैं बिलोंग करता हूँ एससी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उसके बाद जो 3 है वो कौन से बिलोंग करता है, 3 डेटा साइंस से बिलोंग करता है, और 5 किस से बिलोंग करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेम है, नेम के साथ जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सभी के नेम के साथ उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मुझे शो हो जाए। मुझे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे 2 एट्रीब्यूट्स या फिर 3 एट्रीब्यूट शो हो जाए, नेम, उसका रोल नंबर, उसका डिपार्टमेंट। लेकिन ये सभी चीज़ें 2 डिफरेंट टेबल्स में हैं। एक टेबल के अंदर उसका नेम है, रोल नंबर है, सेकंड टेबल में उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन हम जो डिपार्टमेंट है वो कैसे में पता चलेगा, वो हम आईडी की बेस पे उसको डिपार्टमेंट को उधर से फेच कर लेंगे दूसरे टेबल से। तो अब ये जो काम है मैंने एक टेबल के अंदर तीनों चीज़ों को डिस्प्ले करना है, वो हम ज्वाइंस की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन को अप्लाई करूँगा और इनर ज्वाइन को अप्लाई करके बताऊँगा कि किस तरह से मैं अपना नेम, रोल नंबर और अपना जो डिपार्टमेंट है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, मुझे चाहिए नेम, नेम सेकंड, मैं इसको नेम यहाँ पे एलियास भी अप्लाई कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम जो मैंने ये एलियास अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास है, मैं कहता हूँ रोल नंबर एज स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास डिपार्टमेंट, तो DEP डिपार्टमेंट नेम एज डिपार्टमेंट लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने यहाँ किया है कि नेम, अब मुझे बताना पड़ेगा कि नेम क्या है। मैंने सिंपल नेम लिख दिया, तो मुझे ये बताने पड़ेगा नेम किसका है। DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो में से डॉट नेम ये आएगा। उसके बाद रोल नंबर भी DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो डॉट रोल नंबर, ठीक है। सेकंड जो डिपार्टमेंट नेम है वो हमारे पास आएगा DBO डॉट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है,
तो ये चीज़ें इस तरह से अप्लाई होंगी। तो मैंने वैसे नेम लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मुझे बताना पड़ेगा कि जो जो मैंने नेम ले रहा हूँ वो DPO डिपार्टमेंट से है, इससे स्टूडेंट इन्फो से है, रोल नंबर भी स्टूडेंट जो इन्फो है, सॉरी ये स्टूडेंट इन्फो आएगा यहाँ पे, इसमें से है स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद जो डिपार्टमेंट नेम है वो डिपार्टमेंट टेबल से है, ठीक है। अभी मैंने 3 एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं, 2 एट्रीब्यूट एक ही टेबल के हैं, तीसरा एट्रीब्यूट किसी और टेबल का है। तो इसके ऊपर मैं ज्वाइन अप्लाई करूँगा। फ्रॉम मुझे बताना पड़ेगा कि फ्रॉम हमारा जो लेफ़्ट टेबल है वो पहला टेबल होगा, फ्रॉम DPO डॉट, मैं स्टूडेंट इन्फो कहता हूँ तो इसको आप लेफ़्ट टेबल कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन किस पे अप्लाई करना है, जो हमारा लेफ्ट वाले टेबल उस टेबल का नेम लिखेंगे, सॉरी राइट वाले टेबल का, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ऑन। अब हमने ज्वाइन किस बेस पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑन ID ऑन DPO डॉट स्टूडेंट इन्फो डॉट ID इज इक्वल टू DPO डॉट स्टूडेंट डिपार्टमेंट डॉट ID डिपार्टमेंट ID, ठीक है ये चीज़। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिए अगेन। मैंने क्या किया कि मैंने सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ किया, उसके बाद मैंने चूज़ किया एक एट्रीब्यूट को जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने एक ऐसा टेबल डिस्प्ले करना है जिसमें मेरा नेम, मेरा रोल नंबर और मेरा डिपार्टमेंट आ जाए, लेकिन ये सभी चीज़ें एक टेबल के अंदर नहीं है। मैंने नेम चूज़ किया, मेरा DPO जो स्टूडेंट इन्फो वाला टेबल था वहाँ से मैंने नेम को चूज़ कर लिया और उसमें एक एलियास अप्लाई कर दिया, ताकि जो जैसे शो हो तो उसमें मुझे एक अच्छा एट्रीब्यूट का नेम शो होना चाहिए। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप लगा दें ना लगाएं कोई मसला नहीं है। तो मैं वैसे एक एलियास को यूज़ के लिए कह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगी। उसके बाद मैंने जो स्टूडेंट इन्फो उसी टेबल में से रोल नंबर चूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर रोल नंबर भी था मेरा, तो मैंने वो चूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने चूज़ किया डिपार्टमेंट, मुझे डिपार्टमेंट भी शो करना था उसी के साथ ही, लेकिन जो डिपार्टमेंट है मेरा वो किसी और टेबल के अंदर स्टोर है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ उसका कनेक्शन बिल्ट है ID की बेस पे। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसमें प्राइमरी की हो सकती है ID, इसमें एज अ फॉरेन की हो सकती है, तो एक रिलेशनशिप डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैंने टेबल का नेम लिखा जो मेरा लेफ्ट टेबल होगा, उसके बाद मैंने राइट टेबल को कहाँ पे लिखा, इनर ज्वाइन जो कीवर्ड है वो लगाने के बाद मैंने राइट टेबल का नेम लिख दिया। अब उसके बाद मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई की है कि वो मुझे डेटा दिखाओ जिसकी जो ID मैच कर रही है DPO डॉट स्टूडेंट इन्फो, उसकी जो ID वाला एट्रीब्यूट है उसको मैच करो किसके साथ, DPO डॉट डिपार्टमेंट डॉट ID वाला। तो ये जो ID दोनों का नेम ID है, लेकिन हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा टेबल का नेम कि किस किस की ID को मैच करना है। तो अब जो जो IDs मैच होंगी, जो जो डेटा मैच होगा वो मुझे डिस्प्ले हो जाया करेगा। अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करूं, बल्कि तीनों को डिस्प्ले करते हैं ताकि हमें जो आउटपुट है वो अच्छे से ही शो होनी चाहिए। ये था पहला टेबल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा टेबल था जो कि हमने अभी बनाया। इसमें क्या है कि स्टूडेंट नेम, ये हमने जो एलियास अप्लाई किए थे वो मुझे शो हो रहे हैं। पहले जो एट्रीब्यूट के नेम कुछ और थे, लेकिन एट्रीब्यूट हमने इधर ये डिफ़ाइन कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे शो करवा रहा है। अब देखिए मुदस्सिर अमीन, उसका रोल नंबर और उसका डिपार्टमेंट क्या है, एक तो SC डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सेकंड क्या है वो बिलोंग करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मेरी 2 एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद तो सिर्फ इसका ये जो बिलोंग किससे करता है, डेटा साइंस से। डेटा साइंस से कैसे बिलोंग करता है, हमने देखा कि यहाँ पे जो ID मैच हो रही है 3, जहाँ पे ID 3 थी, तो ये दोनों मैच करने, तो उसने वो एंट्री मुझे शो करवा दी, उसका नेम, उसका रोल नंबर और उसका डिपार्टमेंट इधर से उसने उठा लिया। तो वो इधर देखें आप, इस तरह से मुझे एक टेबल के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद उसामा, उसका जो रोल नंबर है, नेम है, और उसके जो भी डिपार्टमेंट है वो उसने उसके ID के अकॉर्डिंग वहाँ से उठा के मुझे दिखा दिया। अब इसमें इनर ज्वाइन में जो डिफरेंस है वो ये है कि देखिए इसमें सिर्फ मुझे वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जो कि मैच कर रहे हैं। अब जो मैच नहीं कर रहे, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड वो भी थे जो कि मैच नहीं कर रहे, इसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हैं, ये देखें। बाकी एंट्रीज मुझे शो नहीं कर रही, इसमें से स्पेसिफिक एंट्रीज शो करवाई हैं जिनके डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है, जिनकी ID मेंशन है, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पे शो नहीं हुए। तो ये इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन में ये होता है कि जो जो मैच कर रहे हैं एग्जैक्ट सिर्फ वही शो होंगे, अदरवाइज़ जो ना वैल्यूज़ हैं मुझे वो शो नहीं होंगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ राइट ज्वाइन की, लेकिन राइट ज्वाइन जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको एलियस, जो टेबल एलियस है उसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमें इतना बड़ा नेम लिखना पड़ा DPO डॉट स्टूडेंट इन्फो, फिर यहाँ पे मुझे फिर इतना बड़ा नेम लिखना पड़ा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये चीज़।
तो ये तो हम बिल्कुल अभी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब अगर हमें कोई जॉइंस अप्लाई करने पड़ गए काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर, या फिर हमारे टेबल्स के नेम है जो वो इससे ज़्यादा भी बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी मास बहुत बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम इतने बड़े बड़े नेम एक एक एट्रीब्यूट के साथ लिखें। तो इस चीज़ को, इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे एरर आ जाए कोड में। तो वहाँ पे हम एलियस को यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ और बजाय इसके कि मैं पूरा नेम लिखूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एस डॉट नेम, इसको भी मैं लिख देता हूँ एस डॉट रोल नंबर, और इसको मैं लिख देता हूँ डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे जो स्टूडेंट इन्फो है इसको मैं एज आ एस, यहाँ पे इसका जो मैं एलियस है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ डी। ठीक है, ये ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह से ये उसका एक शॉर्ट टर्म बन गई है कि जो एस यूज़ हो रहा है, हमारा जो स्टूडेंट इन्फो है वो एज ए एस यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसका हमने एलियस डिफ़ाइन कर दिया है। इसको आप एज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एज की कीवर्ड आ सकते हैं, यहाँ पे एज ऑप्शनल है, तो यहाँ पे भी एज ऑप्शनल है, आप एज लगा लें या फिर ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। तो हमने एक टेबल का एलियस डिफ़ाइन कर दिया, जिस तरह के टेबल का बजाय इसके हम कंप्लीट नेम लिखें, कंप्लीट नेम लिखने के बजाय हमने उसका एक शॉर्ट नेम लिख लिया, ताकि हमें बार बार वो लिखना ना पड़े। अब एस डॉट नेम लिखा, बजाय इसके हम इतना बड़ा वो नेम लिख रहे थे टेबल का, हमने एस लिख दिया, तो उसके बाद एस का ये नेम आ गया, उसके बाद एस डॉट रोल नंबर आ गया। अब डी क्या था, डी ये डिपार्टमेंट में से आ रहा है, तो इसका जो एलियस हमने डिपार्टमेंट का वो इधर से डी डिफ़ाइन किया है। तो हम उसके बाद इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे उसका एलियस डिफ़ाइन कर देंगे टेबल का, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस और यहाँ पे डी, सॉरी यहाँ पे डी आइएगा। अब आप खुद देखें इसमें ये चीज़, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये कितना बिल्कुल लाइट वेट कोड हमारा बन गया है। हम पहले हमें इतना कुछ लिखना पड़ रहा था, एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही काम ये भी करेगा, ये कोड भी बिल्कुल वही काम करेगा जो ऊपर वाला कोड कर रहा था। तो ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा कह लें कि बेनिफिशियल है हमारे लिए टेबल एलियस को यूज़ करना। ये हम बिल्कुल छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स टेबल्स के साथ डील करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मुझे तो ये लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को यूज़ करना, क्योंकि इससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम चीज़ों को किस तरह से शॉर्ट टर्म में या फिर लाइट वेट लेके चलते हैं। तो आई होप आपको ये जो टेबल एलियस है इसकी समझ आ गई होगी, उसके अलावा जो हमारे पास एट्रीब्यूट या कॉलम एलियस था उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ़्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन, किसी एक को कर लेते हैं। मैं लेफ़्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होगा, चीज़ यही रहेगी, उसमें मैं इसी को कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट रोल नंबर, उसका डिपार्टमेंट, और अब मैं पहले इनर ज्वाइन अप्लाई किया था, अब इसी के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ लेफ़्ट ज्वाइन। तो लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है, ये पहले हमारे पास इनर ज्वाइन के अंदर वो सारे हमें शो हुए थे जो कि दोनों टेबल्स लेफ़्ट एंड राइट टेबल के अंदर जो हमारे पास आईडीज़ मैच हो रही थी उसकी बेस पे हमें डेटा शो हो गया। लेकिन लेफ़्ट ज्वाइन में ये होगा कि लेफ़्ट साइड का मतलब लेफ़्ट जो टेबल है, लेफ़्ट टेबल को आप ये कंसिडर करें, ये वाला जो स्टूडेंट इन्फो है, इसके सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिलेंगे, चाहे उसकी वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर किसी की वैल्यू मैच नहीं होती उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे वो नल शो कर देगा। लेकिन जो राइट साइड वाली उधर नल शो होगा, लेकिन लेफ़्ट साइड वाले सारे के सारे एट्रीब्यूट हमें शो कराएगा ये वाला। तो ये डिफरेंस है इनके दरमियान। तो मैं बता देता हूँ, ये अगर इसको रन करें तो हमें क्या आउटपुट मिलती है। अब यहाँ पे देखें, मुदस्सिर अमीन यहाँ पे मैच कर रहा है, यह मैच कर रहा है, ठीक है, ये काम चल रहा है। यहाँ तक हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ मिल रही थी, ठीक है, यहाँ तक उसने वैल्यूज़ मैच की हैं। उसके बाद लेफ़्ट टेबल मैंने क्या कहा था आपको, लेफ़्ट टेबल हमारा है स्टूडेंट इन्फो। तो लेफ़्ट टेबल के उसने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करना ही करना है, चाहे उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको सेकंड टेबल में से वैल्यूज़ मिलती हैं या फिर नहीं मिलती। तो सेकंड टेबल में से सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज़ थी, उसके बाद उसमें कोई वैल्यूज़ थी नहीं, उसमें आईडीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। इसके अंदर आप देख भी सकते हैं, उसमें ये देखें यहाँ पे सिर्फ 7 तक आता है, 7 के बाद कोई आईडी अवेलेबल नहीं है या फिर कोई डिपार्टमेंट नेम। तो इसको देखें आप,
इसमें इसके बाद इसको कोई वैल्यू मिल नहीं रही थी, लेकिन उसने उस लेफ़्ट वाले टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को शो किया है, चाहे उसकी वैल्यूज़ मिल रही है या ना फिर नहीं मिल रही। जब वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही थी तो उसको उसने नल के इक्वल कंसीडर कर लिया। तो ये हमारा लेफ़्ट जॉइन था। लेफ़्ट जॉइन में हमारे पास जो लेफ़्ट वाला टेबल होगा, आई मीन जो फर्स्ट टेबल होगा, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट, सारी की सारी वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले होंगी, लेकिन चाहे उसके जो राइट वाले टेबल में वो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हो या फिर ना करती हो। इसी तरह से सेम एग्जांपल है हमारे पास राइट जॉइन के लिए। उसमें भी सेम चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें चीज़ क्या होगी कि राइट वाली साइड पे जो एट्रीब्यूट वो सभी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, लेकिन लेफ़्ट वाली में अगर एग्जिस्ट करती भी हैं या फिर नहीं करती, तो जो एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे हमें नल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट वाली हमें सारी वैल्यूज़ शो हो रही हैं। तो लेफ़्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट में पहले से ही वैल्यूज़ थी, तो इस वजह से हमें कोई नल वैल्यू उसने शो नहीं करवाई। तो इसको हम किसी और पे अप्लाई कर लेते ताकि हम इस चीज़ को और अंडरस्टैंड कर सकें, या फिर ठीक है ये हमारे पास वैल्यूज वही थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसने सभी शो करवा दी। अगर इधर कोई वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं हमारे पास, तो इसने वो उसको नल वैल्यूज़ के कंसिडर कर लेना था। तो इसको मैं अगर कोई एक वैल्यू मिसिंग करके देख लूँ, अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट इन्फो है, इसमें से एक वैल्यू मिसिंग कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाली 5 वाली जो वैल्यू है मैं मिसिंग कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अप्लाई अभी कर देता हूँ, डिलीट dbo डॉट स्टूडेंट इन्फो वेयर id इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास एक जो रो है वो डिलीट हो चुकी है, आप देखें 5 वाली रो डिलीट होगी। अब हम जो राइट वाला ज्वाइन है इसको हम देखें तो अब हमें पता चल जाएगा। ये देखें राइट वाले साइड वाला जो टेबल है dbo डॉट डिपार्टमेंट, उसके एट्रीब्यूट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट शो होंगे, चाहे उसकी वैल्यू जो है जो हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई की थी यहाँ पे s डॉट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी, तो ये मैच करें या ना करें, उसके कोरस्पॉन्डिंग की वैल्यूज़ पड़ी है, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है या फिर नहीं है, तो उसने वो वैल्यूज़ शो करनी ही करनी है। अब देखें यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इसकी आईडी कुछ थी, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इधर की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इधर कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उस पर उसने नल शो कर दिया है। लेकिन राइट वाले साइड को उसने मेंटेन रखा है, उसके टेबल में से किसी एट्रीब्यूट को स्किप नहीं किया। तो ये था हमारा राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होगा, हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं वो हमें शो हो जाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टेबल है उसके सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, चाहे वो सेकंड टेबल में उससे एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जो एग्जिस्ट नहीं करते उनकी यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होगा कि हमारे पास जो राइट वाले टेबल है, आई मीन जो सेकंड टेबल है, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, लेकिन चाहे वो राइट लेफ़्ट में एट्रीब्यूट्स हों या फिर ना हो। अब आता है हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन, तो उसमें भी सेम चीज़ है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि सभी के सभी हमें टेबल शो, मतलब सभी के सभी एट्रीब्यूट्स शो हो जाएंगे। इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ फुल आउटर ज्वाइन। आउटर जो है ये ऑप्शनल है, आप आउटर लगा लें या फिर फुल ज्वाइन वैसे लिख लें, तो दोनों चीज़ें ही काम चलेगा। इसमें आप देखें, इसमें राइट वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स थे हमें सभी शो हो गए, लेफ़्ट वाले जितने भी थे हमें सभी शो हो गए। हमारे पास कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी। ये नहीं होगा कि एक चीज़ मैच कर रही है तो लेफ़्ट वाले सारे हमें शो होने चाहिए, ये भी नहीं होगा कि हमारे पास राइट वाले अगर मैच कर रहे हैं तो राइट वाले शो होने चाहिए। सभी के सभी एट्रीब्यूट्स शो होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई वैल्यू हमारे पास मिसिंग होती है तो वो भी हमें उसके जहाँ पे नल मिल जाएगा, लेकिन सभी के सभी एट्रीब्यूट्स शो होंगे। आप ये देख सकते हैं, आप उस टेबल में जाके देखेंगे तो ये सभी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होंगे। आप राइट वाले टेबल में देखेंगे तो ये सभी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होंगे, ये यहाँ तक और ये वाला। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज़ नहीं थी तो उसने नल शो करवा दिया। तो ये डिफरेंस था सभी जॉइंट्स के बीच के, हम किस तरह से एक डेटा को मतलब डिफरेंट टेबल से उठा के किसी एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इनको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर मेरे पास कोई सोर्स नहीं था शायद आपको उस तरह से मैं ड्रा करके दिखा देता कि इनके डिफरेंस किस तरह से और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी इस चीज़ों की। लास्ट पे हम कुछ जो अल्टर्स की कुछ हमारे पास कमांड्स रह गई हैं उनको देख लेते हैं। तो मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो उनको जल्दी से हम उनको देख लेते हैं उनका कैसे यूज़ होता है। अल्टर की मदद से हम ये कर सकते हैं, हम हमारे जो कॉलम्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं हमारे टेबल्स के अंदर, या फिर उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने
जो डिसेबल करनी है, इनेबल करनी है, कुछ भी लिखाना है तो हम वो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अल्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्टर टेबल को देखेंगे, तो हम किस तरह से हम किसी टेबल के अंदर कोई एक न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अल्टर टेबल, ये एक कमांड का नेम है या फिर एक कीवर्ड है। उसके बाद हम टेबल का नेम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ dbo डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें लिखूँगा मैं ऐड, तो उसके अंदर पहले आईडी थी और डिपार्टमेंट नेम था, लेकिन अब उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी एक नेम, रैंडम सा नेम दे दें, रोल नंबर या फिर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, RM लिख देता हूँ या फिर MA, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये ऐड करना और इसकी मैं टाइप इंटीजर रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ये बता दिया। तो अब मैं एक न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर, उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें मैंने टेबल को अल्टर कर दिया, मतलब टेबल को मैंने मॉडिफाई किया है। अब अगर मैं टेबल को डिस्प्ले करूँ, लेट्स स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट डिपार्टमेंट, इसमें आप देखेंगे इसमें एक और जो न्यू एट्रीब्यूट है वो डिफाइन हो चुका होगा, लेकिन इसकी इनिशियली वैल्यू 1 है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू थी नहीं इसकी करस्पॉन्डिंग। तो अब इनकी वैल्यू तो मैं अंदर इंटर वैल्यू कैसे करेंगे, तो वैल्यू हम इंटर करेंगे अपडेट की मदद से। तो अपडेट की मदद से आप इसके अंदर वैल्यूज़ कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। अपडेट dbo डॉट डिपार्टमेंट सेट MA इज इक्वल टू 5, मैं ये कह देता हूँ, बस मैं इतना ही कह देता हूँ, ये मैं सारे टेबल के अंदर ही डिफाइन करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो हम इसी को अपडेट कर देता हूँ, 7 रोज अफेक्टेड। उसके बाद देखिए इसके अंदर वैल्यूज़ कोई ना कोई आ गई, तो आप ये 1 बाई 1 कुछ भी करके इसके अंदर वैल्यूज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है तो आप किस तरह से करते हैं। ये मैंने जस्ट आपको बताया था, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने एट्रीब्यूट जो न्यू ऐड कर दिया, लेकिन इसमें वैल्यू किस तरह से हम ऐड करें, तो इस तरह से वैल्यूज़ ऐड होंगी उसमें, ठीक है। अब इस तरह से आप ड्रॉप करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे ड्रॉप लिखे और यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हम अगर किसी टेबल को ही ड्रॉप करना चाहते हैं, हमारे पास कोई टेबल, कोई ऐसा टेबल है जो कि हमारे पास बन गया लेकिन हम नहीं चाहते अब उसका यूज़, जैसे हमारे पास ये टेम्प था, हमने टेम्प्रेरी तौर पे बनाया था, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप टेबल, उसके बाद लिखूँगा dbo डॉट टेम्प, मैं लिख देता हूँ। तो अगर इसको मैं रन करूँ, तो इसको रन करने से क्या होगा, हमारे पास हमारा जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा, आई मीन वो डिलीट हो जाएगा। अगर उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास जो टेम्प है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, dbo डॉट टेम्प, ये मुझे भी शो हो रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, हालांकि इसको हो जाना चाहिए था। तो टेबल में भी ड्रॉप हो चुका है, बाई चांस किसी वजह से ये शो करवा रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट टेम्प, ठीक है, ये टेबल ड्रॉप हो चुका है, वो किसी वजह से हमें शो करवा रहा है, लेकिन टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, ये देखें वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, वो टेबल ड्रॉप हो चुका है, तो ये किसी वजह से मुझे शो करवा रहा है, मे भी कोई इशू होगा। तो ये हमारी ड्रॉप की क्वेरी रन कर रही है। अब इसी तरह से अगर आपको डेटा बेस ड्रॉप करना चाहते हैं कंप्लीट, तो उसके भी सिंपल सी क्वेरी आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नेम लिख देंगे जिस डेटाबेस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो डेटाबेस भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास क्वेरीज थी, जो कुछ कमांड्स थी जो कि बेसिक, जिनको मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं या फिर एक हल्का सा टच दे सकूं। ये बहुत ही डीप टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, इनमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि करने वाली हैं। मैंने तो बिल्कुल ऐसे कुछ टॉपिक्स को ही आपके सामने एक्सप्लेन किया है और उसमें ही इतनी ज़्यादा लेंथी जो वीडियो बन गई है। आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। हम किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल, फिर उसमें जो वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यूज़ को अपडेट करना है या फिर अपडेट किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स उसमें अप्लाई होती हैं। उसके बाद अगर हम कोई एट्रीब्यूट डिलीट करना चाहते हैं, आई मीन कोई रो या कोई डेटा जो है स्पेसिफिक डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि हम जॉइंट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जॉइंट्स में एलियस का क्या यूज़ है, टेबल एलियस का कितना बड़ा रोल है। और उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, हम किसी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर एक हम कंप्लीट डेटाबेस को अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मैंने सिर्फ उन बेसिक टॉपिक्स को टच किया है जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं या फिर जो हमने किए हुए हैं फ़िलहाल हमारे सिलेबस के अंदर। बाकी टॉपिक्स हम बाई चांस नहीं कर सके, लेकिन उनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा।
ये नहीं रहना कि अगर हमें नहीं करवाए गए तो हम उसको नहीं करेंगे। आप खुद से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सभी टॉपिक्स को। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूँ, लेकिन आप खुद से भी उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो।